जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ निधीश गोयल, करता हूँ आप सभी का यथोचित अभिवादन। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स पर इससे पहले भी हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं और जब भी कभी वीडियोस बनाए हैं, एक बात हमेशा कही है कि यूपी से भी बड़ी होगी महाराष्ट्र की सियासत। और ये बात एक्चुअली बहुत पहले से दिख रही थी और जो हमने हेडलाइन दी है आज के इस कार्यक्रम के लिए कि फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में होंगे बीएमसी के चुनाव। जी हाँ, ये लग रहा था कि ये सरकार जाएगी जिस तरीके से केवल 2.5 साल के लिए उद्धव ठाकरे ने अपनी इज्जत, साख, प्रतिष्ठा, अपनी पार्टी, अपने सिद्धांत को एकदम जैसे कि बेच ही दिया था, ताक पर रख दिया था, तो लग रहा था कि ये सरकार का जाना तय है। लेकिन इतनी जल्दी जाएगी, समय क्या होगा, ये देखना था और लग रहा था कि शायद बीएमसी के चुनावों के बाद में जाएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे की बौखलाहट, जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के खिलाफ जो झूठे मुकदमे दायर किए गए, नवनीत राणा के साथ में जिस तरीके से किस्सेबाजी हुई, जिस तरीके से गाली-गलौज तक की बातें लगातार सामने आती रहीं और दिखती रहीं तो पूरे तरीके से, ये बौखलाहट क्यों थी? इसके समझने की का तो शायद उद्धव ठाकरे को ऐसा लग रहा था क्योंकि हिंदुत्व की सियासत को तो वो छोड़ ही चुके थे। केवल पीछे भगवा झंडा लगाने से, केवल छत्रपति शिवाजी महाराज का चेहरा दिखाने से, केवल एक एक दहाड़ता हुआ शेर की तस्वीर लगाने से और एक कैंपेन शुरू करने से आप जनता का विश्वास नहीं जीत सकते हैं, जो लगातार नजर आ रहा है। शायद एक बौखलाहट थी जो उद्धव ठाकरे के चेहरे पर, उनके क्रियाकलापों में सामने स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी और बौखलाहट शायद इस कारण से थी कि शरद पवार, जिसे उन्होंने ये समझ रखा था कि इस व्यक्ति के तरीके से, इस व्यक्ति, क्योंकि ये व्यक्ति सियासत में जोड़-तोड़ में माहिर है और इस व्यक्ति के कंधे पर बैठ करके हम पूरे 5 साल आराम से निकाल लेंगे। लेकिन जब शरद पवार ने कुछ इस तरीके के बर्ताव करना शुरू किया कि नवाब मलिक के मुद्दे पर शरद पवार का ठीक तरीके से कोई स्टैंड सामने नहीं आता, अनिल परब के मुद्दे पर, अनिल देशमुख के मुद्दे पर, इवन संजय राउत पर शरद पवार जिस तरीके से एक तरीके से मौन साध रहे थे, तो ये बौखलाहट, उनका मौन की जो बौखलाहट है वो उद्धव ठाकरे के क्रियाकलापों में नजर आ रही थी। बिकॉज उद्धव ठाकरे को ये लग रहा था कि शरद पवार उन्हें कैसे भी करके बचा लेंगे। लेकिन अब स्थिति एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो गई जब शरद पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चेहरा जो था वो देखने लायक था। शायद शरद पवार ये समझ गए हैं कि राजनीति की ये आखिरी पारी, क्योंकि वो चाहते थे कि 2024 के लोकसभा चुनावों में, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बीजेपी के सामने अकेली कांग्रेस या अकेला कोई भी दल तो खड़ा नहीं हो सकता, कोहेलेशन के तौर पर ही आपको जाना पड़ेगा। ऐसे में शरद पवार ये चाहते थे कि वो विपक्षी दलों का एक चेहरा बने। लेकिन अब शायद शरद पवार को ये समझ में आ गया है कि सियासत के खेल में ये उनकी आखिरी पारी थी जो अब खत्म हो चुकी है। अबे हमें इस कार्यक्रम में थोड़ा शरद पवार को समझना पड़ेगा, क्योंकि केवल और केवल महत्वाकांक्षा से कभी कुछ हासिल नहीं होता, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, अपनी जमीनी हकीकत को देखना पड़ता है, अपना जनाधार तलाशना पड़ता है। सोचिएगा, शरद पवार ये वो व्यक्ति है, अगर थोड़ा सा इनके इतिहास में पीछे जाएंगे तो 1978 में इन्होंने कांग्रेस से विद्रोह करके अपनी सरकार बनाई थी। आप जानते हैं कि 1975 में इमरजेंसी लगी थी, 1977 में जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई थी और 1980 में वापस से इंदिरा गांधी बहुमत के साथ में सरकार में आई थी। और जब इंदिरा गांधी बहुमत के साथ में सरकार में आती है तो शरद पवार भी बर्खास्त हो जाते हैं। 80 से लेकर 86 तक भटकते रहते हैं। 84 में इंदिरा गांधी का मर्डर हो जाता है, उनका असैसिनेशन, उनकी हत्या हो जाती है। एंड देन राजीव गांधी 1986 में उन्हें एक बार फिर से कांग्रेस में वापस लेकर के आते हैं। 1988 में शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और देन उन्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद वो इस देश की राजनीति के सुप्रीम पद पर, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर वो पहुंच सकते हैं। इसलिए पीवी नरसिम्हा राव के सामने, आफ्टर राजीव गांधी, आफ्टर बीपी सिंह, वो पीवी नरसिम्हा राव के सामने ताल ठोकते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन सौदेबाजी हो जाती है, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन जाते हैं और उन्हें बना दिया जाता है रक्षा मंत्री। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव की राजनीति को, जो शायद बहुत अच्छे तरीके से, जिसके बारे में चर्चा नहीं की गई, बताया नहीं किया गया, लेकिन वो मौनी बाबा पीवी नरसिम्हा राव राजनीति के बहुत धुरंधर खिलाड़ी थे। और जो व्यक्ति उनके सामने प्रधानमंत्री का खम टोकर खड़ा होता है, जिसे रक्षा मंत्री का पद दिया जाता है, उसे 1993 में वो सरका देते हैं और एक बार फिर से रक्षा मंत्री के पद से डिमोट होकर के वो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच जाते हैं। 1995 में वो फिर से हारते हैं
उनकी पार्टी एक तरीके से वो आगे बढ़ते हैं लीडर के रूप में, लेकिन वो हार जाते हैं। 1997 में सीताराम केसरी के विरुद्ध खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर और कुछ नहीं तो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद ही मिल जाए, लेकिन सीताराम केसरी के विरुद्ध भी वो हार जाते हैं और 1999 में वो एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन करते हैं। लेकिन होता यह है कि 99 से लेकर के 2022 तक आज इतने वर्ष हो गए हैं, 23 वर्ष हो गए हैं, 23 वर्षों में एनसीपी अपना वजूद खड़ा नहीं कर सकी है और केवल कांग्रेस की सहायक पार्टी के तौर पे रह गई। और शायद यही कारण है कि आज तक किसी भी लोकसभा चुनाव में एनसीपी अपने बलबूते या शरद पवार अपने बलबूते लोकसभा की संख्या के तौर पे देखें तो दहाई की संख्या तक भी नहीं पहुंचे, डबल डिजिट्स तक भी नहीं पहुंचे। ऐसे में ये एक औरा खड़ा कर देना कि आप सियासत के, आप राजनीति के चाणक्य हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, आप 6-8 लोगों से के साथ में भी सरकार बना सकते हैं और देश में जब भी कभी प्रधानमंत्री पद की चर्चा होगी आपका नाम हमेशा लिया जाएगा। जब 2004 में आपका नाम लिया जा सकता था, जब 2004 में आपके पास में एक सुनहरा मौका था कि आप प्रधानमंत्री बन सकते थे, क्योंकि और सोनिया गांधी शरद पवार के मुद्दे पर एकदम से अपने उन्हें पीछे धकेल नहीं सकती थी। ऑन द टाइम आपने वो मौका मिस कर दिया, लेकिन आपको शायद उसका एक गम रहा होगा और गम रहने के बाद में 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं, उसी समय 2014 में ही महाराष्ट्र में भी चुनाव होते हैं विधान परिषद विधानसभा के और नरेंद्र मोदी के साथ में एक वार्ता होती है। ये वार्ता नरेंद्र मोदी के साथ में अभी कुछ दिनों पहले भी शरद पवार की हुई थी और ध्यान रखिएगा ये जो घटनाक्रम पूरा का पूरा चल रहा है इसमें उस वार्ता का भी कोई असर हो सकता है। हमें नहीं पता कि नरेंद्र मोदी के साथ में शरद पवार की जब बातचीत होती है तो क्या बातचीत हुई होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी तौर पे उस मुलाकात का असर आज तक जो राजनीति हुई है, पिछले कुछ समय पहले जब मुलाकात हुई थी, ये असर पड़ा होगा। उस समय नरेंद्र मोदी ने, बिकॉज नरेंद्र मोदी से बड़ा महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ और जिस तरीके से उन्हें केवल और केवल राजनीति करते हुए लगातार देखा जाता है, केवल भारत की राजनीति नहीं पूरे विश्व भर में राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी के तौर पर अगर आज कोई व्यक्ति एक विश्व पटल पर देखा जाता है तो उसका नाम भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने भी शरद पवार के बारे में कहा था कि भाई मैं जीवन की शुरुआत में, राजनीति की शुरुआत में कुछ चीजें इनसे मैंने सीखी हैं और इन्होंने हमारी नींव भी पक्की की। ये एक पॉलिटिक्स के नजरिए के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता और शायद इसीलिए शरद पवार ने आगे से कहा था कि अगर आप चाहें, अगर बीजेपी चाहे तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में शिवसेना को छोड़ दिया जाए तो हम आपको समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि भाजपा के समर्थन से ही उन्हें आगे कभी जब नरेंद्र मोदी कमजोर होंगे तो शायद उन्हें प्रधानमंत्री पद दे दिया जाए या राष्ट्रपति पद दे दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कोalition गवर्नमेंट बनती है, शिवसेना और भाजपा साथ में आते हैं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं। देन 2017 में एक और कोशिश होती है जब रोहित बजाज उनका नाम आगे करते हैं और शरद पवार को लगता है कि वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, लेकिन वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये चीजें आगे जिस तरीके से बढ़ रही हैं, 2019 में जब चुनाव होते हैं और चुनावों के बाद में 303 की सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, नरेंद्र मोदी फिर से मुख्य प्रधानमंत्री बनते हैं। शरद पवार को बहुत कुछ समझ में आ रहा था कि अगर अपनी जमीन थोड़ी बहुत बचानी है तो शिवसेना के साथ में जो गठबंधन है, ये अजीत पवार जब भाजपा के साथ में जाते हैं और भाजपा के साथ में जाने के साथ साथ में ही ये तय हो जाता है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से शरद पवार अपनी थोड़ी पैठ बनाना चाह रहे हैं और उन्होंने 2.5 साल तक ये सब काम कर भी लिया, लेकिन उन्होंने यूज किया, न केवल राज ठाकरे को यूज किया बल्कि उद्धव ठाकरे को भी यूज किया और शायद उनके मन में रहा होगा कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो मुझे चेहरा बनाया जाए। लेकिन सोचिएगा चेहरा क्यों बनाया जाएगा, किस कारण से बनाया जाएगा? जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में केसीआर और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें केजरीवाल पंजाब में और दिल्ली में, ये सारे के सारे लोग वो हैं जिन्होंने, खास आम आदमी पार्टी की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि कांग्रेस से अलग होकर के उन्होंने ऐसा कुछ किया, ये बात उनके साथ में नहीं है। लेकिन अगर हम चाहे वो जगनमोहन रेड्डी की बात करें या ममता बनर्जी की बात करें, ये एक समय कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस के से शिफ्ट होकर के नई पार्टी बनाते हैं और पूरे ताकत के साथ में उनकी राजनीति, उनकी पॉलिटिक्स कैसी है, उनकी सियासत किस तरीके की है, सेकुलर है, कम्युनिस्ट है या उनकी कम्युनल बेसिस पर है, कैसी भी हो, लेकिन बात यह है कि इन्होंने अपने अपने राज्य में सरकार बनाई, सत्ता बनाई और पूरे ताल ठोक करके बनाई और लोकसभा में भी उनकी सीटें जो हैं वो डबल डिजिट्स में हैं, अच्छी खासी संख्या में हैं। ये सारी की सारी चीजें ये तय करती हैं, ये बताती हैं कि आपका ऑरा कितना भी बड़ा क्यों ना खड़ा किया गया हो, लेकिन जब भी कभी मेन स्ट्राइकर की बात आती है तो आप
नहीं बनते हैं वो मिनी स्ट्राइकर। आप मुख्य बल्लेबाज की भूमिका अदा नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि तू चल, यानी कि हमेशा सामने वाले के कंधे पर बंदूक रख करके गोलियां चलाने का काम शरद पवार ने किया है। इसलिए जगनमोहन रेड्डी के सामने, ममता बनर्जी के सामने, अरविंद केजरीवाल के सामने या केसीआर के सामने शरद पवार कहीं पर भी टिक नहीं पाते हैं। और शायद इस चीज को उद्धव ठाकरे समझ ही नहीं पाए कि आज भी शरद पवार पूरे महाराष्ट्र के नेता नहीं है। महाराष्ट्र में छोटे एक पार्ट के ही नेता बन के रह गए हैं। आज तक भी इतनी उम्र उनकी हो गई है, लेकिन आज भी पूरा महाराष्ट्र उन्हें एकमेव तरीके से स्वीकार नहीं कर पाया है। ऐसे में शरद पवार की लुटिया जो है वो पूरी तरीके से डूब चुकी है। शरद पवार अपने हथियार डाल चुके हैं और ये मान के चलिए, शरद पवार खुद मान चुके हैं कि अब राजनीति में आगे उनका कोई भी भविष्य नहीं है। अपनी जितनी आर्थिक पृष्ठभूमि है, आज उनके पास में जो कुछ है, अगर वो बचा रह जाए उतना काफी है। और शायद यशवंत सिन्हा के नाम से पहले शरद पवार का नाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, विपक्ष ने लेने की कोशिश की थी, लेकिन शरद पवार ने उस पर इनकार किया। और इनकार करने का बहुत सामान्य सा रीजन था, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि बीजेपी के सहयोग के बिना वो राष्ट्रपति कभी भी नहीं बन सकते हैं। 2017 में उन्होंने बीजेपी का सहयोग लेने की कोशिश की थी, बीजेपी ने सहयोग नहीं दिया था, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस, खास तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये अच्छे तरीके से जानता है कि शरद पवार इज अ कंप्लीट सेक्युलरिस्ट और उन पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। और हमें ये याद रखना चाहिए, चाहे पॉलिटिक्स हो, राजनीति या कोई भी और क्षेत्र, केवल जोड़ तोड़ से आप शीर्ष पर अगर पहुंच भी जाते हैं, पहली बात तो पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन अगर पहुंच भी जाते हैं तो टिक नहीं सकते हैं। और भारत में जोड़ तोड़ की राजनीति कम से कम सेंट्रल लेवल पर तो अब अगले बहुत वर्षों तक देखने को नहीं मिलेगी। ये कम से कम हमारा आज का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य तो कहता ही है। इसलिए शायद शरद पवार अब 2024 में जो एक भूमिका अदा करने की सोच रहे थे, उनकी जो अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में उनके चेहरे की जो एक मायूसी थी, वो सैडनेस जो उनके चेहरे पर थी, उस सैडनेस से ये समझ में आ रहा था कि उन्होंने 2024 के लिए भी अपने हथियार डाल दिए हैं, 2022 के लिए भी अपने हथियार डाल दिए हैं। जो उन्हें मिल रहा है, जो है, उसमें वो सुरक्षित, उनमें खुश रहने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, शरद पवार आप जैसे थे वैसे बने रहिए, लेकिन भारत की राजनीति में अब शरद पवार नाम का कोई व्यक्ति और आगे रहने वाला नहीं है, ऐसा हमें लगता है। शिवसेना की बात और देवेंद्र फडणवीस की बात डिटेल में आगे एक और वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, किस तरीके से शिवसेना आगे बढ़ सकती है, क्योंकि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जिसे हम पूरी तरीके से डूबते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि शिवसेना का अपना एक ऐसा खास एक वोट बैंक है, या फिर उनकी महिलाओं में जिस तरीके की पैठ है और जिस तरीके से सहकारी समिति के तौर पे वो आगे बढ़ी थी। बिकॉज शिवसेना को आज भी हम पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे नहीं मानते हैं, लेकिन शिवसेना का रहना क्यों आवश्यक है और कैसे शिवसेना आगे रह सकती है और क्यों शिवसेना के साथ में ये सब कुछ हुआ, इसके बारे में एक विस्तार से वीडियो आपके सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमें अपना सहयोग जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन एक्टिवेट करें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।